नर जनन तंत्र के बाद में मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के अंदर पहले तो मैं चित्र बना करके फिर इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। चित्र के अंदर मानव के अंदर मादा जनन तंत्र की संरचना में सबसे पहले अपन गर्भाशय को बनाते हैं। तो ये गर्भाशय की ऊपरी परत का निर्माण कर रहा हूँ और ये गर्भाशय के बाद में इससे जुड़ी रहती है यहाँ से अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी की संरचना है। अंडवाहिनी के बाद में इधर की तरफ भी ये अंडवाहिनी है और ये अंडवाहिनी आगे जाकर के गर्भाशय की भित्तियों का निर्माण करती है। ये गर्भाशय की भित्तियां पुनः बन जाती है। यहाँ से गर्भाशय की भित्तियां बनने के बाद में ये गर्भाशय का बाहरी आवरण, ये भी गर्भाशय का यहाँ से बाहरी आवरण। बाहरी आवरण होने के बाद में इधर की तरफ छोटे दो अंग और इधर की तरफ भी इस प्रकार से छोटे अंग लटके रहते हैं जिनको अपन कहते हैं अंडाशय। तो अंडाशय यहीं से निर्मित होता है। अंडाशय इधर की तरफ गर्भाशय से जुड़ा रहता है, इधर की तरफ गर्भाशय से जुड़ा रहता है और इस प्रकार का ये पेशीय और मांसल अंग है। इस प्रकार से इधर भी ये पेशीय और मांसल अंग के रूप में रहता है अंडाशय। इन अंडाशयों की संरचनाओं को अगर देखें तो इसके अंदर जब एक लड़की का जन्म होता है तो जन्म से ही इसके अंदर छोटे छोटे अंडाणु इसमें पाए जाते हैं और किशोरा अवस्था में आने के बाद में प्रत्येक अंडाणु परिपक्व होता है और परिपक्व होने के बाद में वो जनन के योग्य हो जाता है। तो ये दो यहाँ से अंग बने, इनका नाम है अंडाशय। ये ऊपर की तरफ आवरण बना है। ये आवरण यहाँ से गर्भाशय की ऊपर की परत है, गर्भाशय की ऊपरी परत, और ये गर्भाशय के अंतर के वलन है और इस अंतर के वलन के ऊपर इस प्रकार से फोल्डिंग पाई जाती है। यहाँ पे भी इस प्रकार से ये फोल्डिंग पाई जाती है। नीचे की तरफ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है योनि। योनि अंदर से संकरा भाग है जो कि जनन मार्ग के रूप में या जनन नाल के रूप में कार्य करती है। ये यहाँ से बाहर की संरचना हो जाएगी और ये इसके ऊपर का आवरण यहाँ आकर के मिल जाता है। मानव के अंदर मादा जनन तंत्र की संरचनाओं को देखें तो इसकी संरचना बिल्कुल भैंस के सिर के आकार की दिखती है, इसलिए बफेलो हेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि ऊपर से दो सींग दिखते हैं। ये इसका मुंह रहेगा और नीचे की तरफ ये संरचना रहती है। तो इन संरचनाओं के अंदर अगर देखें तो इस संरचना के बाद में ये मादा जनन तंत्र के अंदर चित्र रहेगा और इन चित्रों के अंदर ये बीच का जो भाग रहता है इसके नामकरण के अंदर देखें तो इस भाग का नाम रहता है फंडिक भाग, जिसको फंडिस भी कहते हैं। और ये एक बार शब्द आप और पढ़ चुके हो, गर्भाशय से पहले अपन ने पढ़ा था आमाशय पाचन तंत्र के अंदर, और पाचन तंत्र के अंदर आमाशय, आमाशय में सबसे ऊपर का भाग कार्डियक भाग, बीच का भाग फंडिक भाग और तीसरा भाग था पाइलोरिक भाग। तो तीन भागों में बीच का भाग आया था फंडिक भाग, ये भी यहाँ रहेगा। ये इसका आंतरिक स्तर है। ये जो भाग रहता है इस नली का नाम यहाँ से है अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी की जो खोज है वो सबसे पहले 1527 के अंदर गैबेरियो फेलोपी ने की थी, इसलिए इसका नाम फेलोपियन ट्यूब भी लिखा जाता है। तो ये यहाँ से रहती है फेलोपियन ट्यूब। तो इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण में इसका नाम है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या इसी का नाम है फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिकाओं के बाद में देखें तो ये अंग रहता है और इस अंग का नाम है अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय के बाद में देखें तो ये अंदर का भाग, इस भाग को कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय नाशपति के आकार का है, ऊपर से चौड़ा है, नीचे से त्रिकोणाकार अंग दिखने में यूं इस प्रकार से ये त्रिकोणाकार अंग दिखता है। गर्भाशय नाशपति के आकार का, इसको बच्चादानी भी कहते हैं, बच्चादानी या यूटेरस, जिसमें बच्चा 9 माह तक इसी भाग में रहता है और इसकी अवधि लगभग 288 या 280 दिन की होती है। इसके बाद में इधर की तरफ से संरचना, ये अंडवाहिनी है और यहाँ से ये अंडाशय रहेगा। ये भाग रहेगा गर्भाशय, गर्भाशय की बाहरी भित्तियां। ये भाग जो रहता है इसको कहते हैं ग्रीवा भाग, ग्रीवा या इसको सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स या ग्रीवा भाग रहता है। नीचे की तरफ का ये जो भाग रहता है इस भाग को कहते हैं योनि। ये भाग यहाँ से रहता है, इसको योनि के नाम से जानते हैं। योनि मांसल खोखला अंग है जो मैथुन की क्रिया के समय नर के सीसन को धारण करके शुक्राणु प्राप्त करने का कार्य करती है। तो इस भाग का यहाँ से नाम हो जाएगा योनि। योनि को वेजाइना कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। बाकी ये बाहर का भाग रह जाएगा।
योनि के ऊपर दो ओष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है लेबियो मेजोरा और दूसरा होता है लेबियो माइनोरा। इस प्रकार से योनि के बाहर की संरचना वो बाहर से रह जाती है, अपन केवल अंदर की संरचना देखते हैं। तो ये यहाँ से योनि रहती है, योनि के अंदर की तरफ गर्भाशय रहता है, गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाती है अंडवाहिनियां, और अंडवाहिनियां जाकर के जुड़ी रहती है अंडाशय से। जब मैच्योरेशन की प्रक्रिया होती है, जब किशोरावस्था आ जाती है, तो मैंने पहले कहा कि इसके अंदर छोटे छोटे अंडाणु उपस्थित होते हैं और परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं किशोरावस्था में, और प्रत्येक माह एक अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व हो जाता है, और ये एकांतर क्रम में ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये मंथली प्रक्रिया चलने के कारण इसे शॉर्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, जो मंथली साइकिल की प्रक्रिया में चलती रहती है। और फर्स्ट बार जब ये प्रक्रिया होती है तब इसको रजोदर्शन कहते हैं, और रजोदर्शन की प्रक्रिया के बाद में लेडीज में औसतन 48 से 50 साल के बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या अंडे के परिपक्व होने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसको रजो निवृत्ति कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। लेकिन कई अपवाद स्वरूप होते हैं, तो 90 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस है। बाकी ये रजो निवृत्ति की प्रक्रिया 48 से 50 साल में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से अंडाशय के अंदर दो काम होते हैं, जिस प्रकार से अपन ने वृषण में दो काम देखे थे, वृषण में दो काम में देखे थे, एक तो था शुक्राणु का निर्माण और दूसरा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। तो यहाँ अंडाशय से भी दो काम होते हैं। अंडाशय के काम में अगर देखें तो अंडाशय में पहला काम होता है अंडाणुओं का निर्माण, अंडाशय से पहला काम अंडाणु का निर्माण, और इसका दूसरा काम होता है हार्मोन निर्माण। ध्यान रखना, मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो हार्मोन होते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन यहां से निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। मादा के अंदर दो हार्मोन है, नर में एक ही हार्मोन है। मादा के अंडाशय से अंडाणु निर्मित होते हैं, नर के वृषण से शुक्राणु निर्मित होते हैं। यहाँ से वृषण और शुक्राणु दोनों जनन संरचनाओं के रूप में काम करते हैं। तो मादा के अंदर अंडाशय, अंडाशय में बनते हैं अंडाणु, और अंडाणु परिपक्व होने के बाद में आ जाते हैं इस नली में, जिसको नाम दिया अपन ने अंडवाहिनी। जब मैथुन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ से आती है शुक्राणु, ये शुक्राणु आधे इधर गति करते, आधे इधर गति करते, इधर वाले यूं ही फाउल हो जाते, इधर वाले जब जाते तो इनको अंडाशय मिलता है। वृषण से आते वाले शुक्राणु और इधर से अंडाणु दोनों जैसे ही मिलते हैं तो इनका संयोजन होने पर इनका निषेचन हो जाता है। शुक्राणु अंडाणु दोनों का संयुग्मन, निषेचन। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में अंडाणु और शुक्राणु कौन सी अंग में मिलते, तो आंसर रहेगा अंडवाहिनी या फैलोपियन नली। फैलोपियन नली में मानव के शरीर में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ से बनता है युग्मनज। युग्मनज बनने के बाद में शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो संरचना को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद में एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, 8 कोशिका, 16 और 32 कोशिका अवस्था जैसे आती है, तो 32 कोशिकाओं की अवस्था आने पर यहाँ पे 32 कोशिकाओं की अवस्था आने पर यहाँ पे धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होने लग जाता है। और भ्रूण का निर्माण होने पर उसका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ इस प्रकार से संरचना रहती है। और ये संरचना रहने के बाद में ये भ्रूण जिसकी नाभि और माँ के गर्भाशय के आंतरिक स्तर में संरचना जुड़ी रहती है, जिसको अपन अपरा कहते हैं, अपरा या जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। अपन ने पढ़ा था IgG एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबिन है, प्रतिरक्षी है, जो प्लेसेंटा को पार करके माँ के शरीर से भ्रूण तक पहुंचती है। तो ये अपरा यहीं पे संरचना है जो मादा जनन तंत्र के अंदर जेस्टेशन पीरियड के दौरान पाई जाती है, या इसको गर्भावधि काल भी कहते हैं। तो गर्भावधि काल या जेस्टेशन पीरियड के अंदर अपरा नामक संरचना बनती है और 280 दिन के बाद में भ्रूण परिपक्व होकर के शिशु का निर्माण कर लेता है, और शिशु इस जनन मार्ग के बाद माध्यम से जन्म ले लेता है। तो मादाओं में जनन मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों सिस्टम अलग अलग पाए जाते हैं, जबकि नर के अंदर जनन मार्ग भी वही है और मूत्र मार्ग भी वही है। तो इस प्रकार से ये संरचना आज की रहती है मादा जनन तंत्र की।